एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी एंगल 0 डिग्री का रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको। जैसे जैसे ये देखिए धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जाते जाता है, यानी कुछ न कुछ एंगल का निर्माण होते जाता है। और जैसे ही गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरे YouTube चैनल दिशोदशी में स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग को है ना क्लास 11th का जो थर्ड चैप्टर है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके थे और वहाँ पे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे और यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने वाले हैं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। यानी ये जो है ना क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है ये, यानी इसका है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में हम लोग बेसिक को पढ़ेंगे और बेसिक के बाद फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को जो है सॉल्व भी करेंगे हम। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब अगर क्लास 10th की बात की जाए ना तो क्लास 10th में फंक्शन नहीं रेशियो था। हम लोगों ने वहाँ पे रेशियो के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग जो है यानी क्लास 11th में हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फंक्शन के बारे में। यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे वहाँ रेशियो में वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, अनुपात। अब यहाँ पे हो गया वो फलन। अनुपात में क्या किया था, यानी कि जब भी अगर ट्राइंगल की बात होता है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की बात होता है ना, तो हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल याद आता है और वो कौन सी ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि जब भी त्रिकोणमिति की बात होती है तो हमें एक ट्रायंगल याद आता है, वो कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का दोस्तों जी को समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो जिसका कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का हो ना तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगी। यानी ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। तो जब यहाँ पे अगर राइट एंगल बन रहा और एंगल का फॉर्मेशन अगर मान ले जाए कि एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे थीटा डिग्री का हो रहा, थीटा डिग्री के जगह पे 30 डिग्री भी हो सकती है, 45 डिग्री भी हो सकती है, 60 डिग्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने जो 10th में पढ़ा था ना वो उसकी बेस पे अभी हमारे हैं। यानी कि यहाँ पे एक राइट एंगल हो गया और यहाँ एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहा, मैं इस पे भी जिक्र करूंगा कि ये एंगल की फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले आते हैं राइट एंगल। तो जहां पे अगर ये समकोण बनता है ना दोस्तों, इस समकोण के जो सामने वाली जो भुजा होती है इसको कर्ण बोला जाता है, हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। यानी इसको हम लोग एच के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जहां पर 90 डिग्री का समकोण बनेगा जस्ट उसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको क्या बोल देंगे, हम लोग कर्ण बोलेंगे। अब ध्यान देते हैं पहले क्या, अब एंगल का फॉर्मेशन थीटा तो यहाँ बन रही है ना, तो जहां पे थीटा डिग्री का कोण बनेगी उसके सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोला जाता है। यानी परपेंडिकुलर पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक लंब हो गया और एक कर्ण हो गया। तो हमें तो पता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, जो हम लोग आप लोग दोस्तों पहले से बहुत बार पढ़ चुके होंगे। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, यानी हमें कर्ण तो भी तो पता चला गया और लंब तो भी तो निकाले, लेकिन हमको बचा क्या, आधार। यानी इसमें जो साइड बच गया ना, अब इसे हम लोग क्या बोल देंगे, तो आधार बोल देंगे। यानी अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें ना, तो जहां पे समकोण बन रही है 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, जस्ट उसके सामने वाली जो भुजा होगा ना दोस्तों उसे कर्ण बोलेंगे। और ए थीटा डिग्री यानी 30 डिग्री लीन कोण में होगा ये 30, क्योंकि एक तो 90 हो ही चुका, तो क्या ये भी 90 होगा, तो फिर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। यानी 90 से तो ये कम ही रहेगा। अब आते हैं तो फिर यह 30 डिग्री 45 डिग्री हो भी, 60 डिग्री भी हो सकता है। तो जो एंगल का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है ना, जस्ट इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब, और बाकी जो बचेगा उसको आधार बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्यों, तो जो 10th के बेस पे आते हैं रेशियो।
यानी कि हम लोग 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। IC कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे अनुपात की बात करते तो जरा सा हमको इस बात को बताइए, ट्रायंगल में कितनी साइड है? 3 साइड, 1, 2 और 3 साइड। अगर हम रेशियो अनुपात निकालेंगे तो दो का कंपेयर करके अनुपात निकालेंगे, यानी 2 के साथ में 1 अनुपात बनेगा। यानी देखना क्या क्या, सबसे पहले कि हम इसमें लेते हैं, यानी कि P का अनुपात यानी लंब का अनुपात किसके साथ है कर देते हैं? कर्ण के साथ है। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पे लंब का अनुपात कर रहे हैं कर्ण के साथ में। एक बार दोस्तों इसी को पलटकर बोल सकता हूं मैं क्या, कि कर्ण का अनुपात कर देते हैं लंब के साथ। ध्यान से देखिएगा पहले उसको, यानी क्या 2 साइड से कितने अनुपात मिल गए? तो 2 अनुपात मिले, एक लंब बटा कर्ण और एक कर्ण बटा लंब। अभी मैं इसकी बात करूं अगर ना, यहाँ पे ये दोनों को देखते हैं, यानी एक आधार, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अगर लंब कर्ण और कर्ण लंब का अनुपात, उसी तरह की आवृत्ति करते हैं यहाँ पे आधार और कर्ण का अनुपात निकालते हैं दोस्तों। आधार और कर्ण का एक पलटकर बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, यानी कर्ण बटा आधार कह सकते हैं। या अब आते हैं, जैसे ये 2 से 2 निकला, अब ये दोनों का कंपेयर किया तो 2 अनुपात मिला, अब ये दोनों का करूंगा, यानी कि एक बार लंब बटा क्या आधार कर देता हूं, और एक बार जस्ट इसका अपोजिट यानी कि आधार बटा दोस्तों क्या हो जाएगा? लंब। यानी 2 साइड से 2 अनुपात मिलता गया, 3 साइड था यानी कि 3 दूना 6 अनुपात हो गया। एक लंब बटा करें, लंब और कर्ण का अनुपात, एक कर्ण और लंब का अनुपात होगा, फिर आधार और कर्ण का अनुपात होगा, फिर कर्ण और आधार का अनुपात होगा। उसी तरह लंब और आधार का अनुपात होगा, फिर आधार और लंब का अनुपात होगा। यानी हमें टोटल 6 अनुपात मिले। ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें ना तो टोटल 6 रेशियो मिलते हैं। अब यही 6 रेशियो को अलग अलग नाम दिया गया, जिसे हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक कहा जाता है। यानी कि मैं बता दूं ना तो लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? साइन। और यहाँ थीटा की फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट कर दिया। पर दोस्तों एक बात को कवर करेंगे ना, ये साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ये साइन रेशियो को दिखा रहा है लंब और कर्ण के, और साथ में जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये थीटा अलग बात को रिप्रेजेंट कर दे रही है। यानी साइन रेशियो को दिखाती है और जो थीटा है ना वो एंगल की फॉर्मेशन को दिखा रही है, 30 डिग्री का बन रहा है या 60 डिग्री बन रहा है, कितना का भी बन रहा है। यानी कभी भी हम लोग साइन थीटा को जो है ना साइन गुना थीटा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों गुना में नहीं है, दोनों की अलग अलग है। तो अब देखेंगे फिर यहाँ पे, यानी हम लोग लंब और कर्ण क्या बोल देंगे? तो साइन थीटा। उसी तरह दोस्तों कर्ण और लंब को क्या बोलेंगे हम लोग? तो जस्ट इसका साइन का अपोजिट, मतलब इसका अपोजिट तो साइन का अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा। उसी तरह बात है यहाँ पे आधार और कर्ण का दोस्तों, तो आधार और कर्ण को बोला जाता है इसके अनुपात को कॉस, और जस्ट इसका उल्टा यानी कॉस थीटा का अपोजिट हो जाता है दोस्तों सेक थीटा। उसी तरह नाम दिया गया है क्या कि लंब और आधार के अनुपात को टैन थीटा का नाम दिया गया है, और आधार और लंब के अनुपात को कॉट थीटा का नाम दिया गया। अगर हम लोग शॉर्ट की बात करें ना, यानी लंब को रिप्रेजेंट किया है P बटा H, ये वाला हो जाएगा H बटा P। यानी आधार कर्ण, आधार को दोस्तों किसके द्वारा? B, यानी B बटा H। अगर इसको बोले तो H बटा क्या हो जाएगी? B। अगर मैं इधर आता हूँ ना लंब बटा आधार, यानी कि P बटा ये B हो जाएगा, और ये B बटा दोस्तों P हो जाएगा। यानी मैंने जो पढ़ा था ना वो 10th में, मैंने नहीं आप सभी ने, वो सिंपल ही 6 रेशियो हम लोग पढ़े थे, और इसी के बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। शायद वो 8 चैप्टर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ की थी, और मैंने तो ये रेशियो के बारे में पढ़ चुका था। लेकिन अब मैं क्लास 11th में हमें रेशियो नहीं पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? फंक्शन को पढ़ना है। यानी कि वहां तो मैंने रेशियो पढ़ा था, और मैं अब जो हूं ना वो फंक्शन को पढ़ने वाला हूं। लेकिन इसके पहले मैंने कुछ फार्मूला को भी रिवाइज करूंगा। यानी अगर आप पिछला क्लास 10 का लेक्चर क्लास या
वो क्लियर है तो आपको क्लास 11 अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले एक बार क्लास 10 के रिवाइज कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। अब आते हैं दोस्तों, मैंने एक तो ये पढ़ा ही था, प्लस साथ में मैंने अगर एंगल की बात करें ना, तो एंगल जो क्लास 10 की बेस पे था, मैंने वहां पे 0 से लेकर 90 डिग्री ही पढ़ा था। तो मैंने एक कुआं की मेढक की तरह बात हो गई ना, जितना छोटा कुआं मेढक को लगता है बस इतनी सी दुनिया है, यानी वो दुनिया इतनी सी नहीं है, कुएं की मेढक जैसी नहीं है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है ना, एंगल को फॉर्मेशन इनफाइनाइट है। मैं ग्राफ भी पढ़ाऊंगा और एंगल का मान निकालने के लिए बताऊंगा, 0 से 90 तो बताऊंगा, प्लस उससे लेकर 90 टू इनफाइनाइट तक की मैं एंगल का भी जिक्र करूंगा। यानी देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैंने जो 10th का क्लास की मैं बात करता हूँ ना, तो 10th में 0 से लेकर 90 तक के कोण को हम लोगों ने पढ़ा। यानी 0 से 90 तक मैंने 0 डिग्री का मान पढ़ा, 30 डिग्री का पढ़ा, 45 डिग्री का पढ़ा और 60 डिग्री का पढ़ा और 90 डिग्री का पढ़ा। मैं क्लास 11th में ये तो पढ़ेंगे ही ना, इसके एक्स्ट्रा भी पढ़ूंगा। ये डिग्री में मेजर कर रहे हैं हम लोग, रेडियन में मेजर करेंगे, यानी बेसिक के साथ साथ ये टोटल को कवर करूंगा। तो चलिए अब हम आते हैं एंगल पे। दोस्तों ये था हमारा बेसिक। अब मैं क्लास 11th की बेसिक को स्टार्ट करता हूँ, यानी कि मैं एंगल का जिक्र करता हूँ। ध्यान से देखेंगे पहले, क्या एंगल कभी सिंगल लाइन वो खुद पे एंगल रिप्रेजेंट कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वो स्ट्रेट लाइन होती है, 180 का होती है, पर वो एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है। यानी एंगल को बनाने के लिए दोस्तों जो है ना, कम से कम 2 रेखा होनी चाहिए। यानी मैं ध्यान से अगर बात की जाए तो एक रेखा ये देखिएगा पहले, या मैं इसे एक रेखा रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और इस पे एक रेखा मैंने और रख दी। अब इस दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, दोनों जब एक दूसरे पे है, यानी एक दूसरे का पैरेलल है, समांतर है, समांतर में इसको संपाती बोलता हूँ। जब संपाती मतलब एक पे एक दोनों है। अभी यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी एंगल 0 डिग्री का रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको। जैसे जैसे ये देखिए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते जाता है, यानी कुछ न कुछ एंगल का निर्माण होते जाता है। और जैसे ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगी ना, तो ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा और फिर ये ऐसे बढ़ते जाएगा, 90 प्लस होते जाएगा और स्ट्रेट लाइन पे अगर आता है ना ऐसे सोझा, तो मैं इसे 180 बोलूंगा, फिर ऐसे और 270 फिर 360 पे आ जाएगी, यानी एक चक्कर एक रिवोल्यूशन। अब मैं उसको समझता हूँ बोर्ड पे। पहले मैंने एक रेखा ले ली, इस रेखा के अगर मैं जो स्टार्टअप, इसी पे पहले दोनों रेखा है, मैंने एक रेखा और एक रेखा, मैंने 2 रेखा इसी पर ले लिया। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, एक रेखा इसको और एक को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यानी प्लस ऐसे कर दिया। मैं एक बार और क्या करता हूँ, एक रेखा बना ली और एक इसे और थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा पहले क्या, अभी दोनों रेखा, कहने का मतलब दोनों इसी पे है, यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया ऊपर की ओर, यहाँ पे इससे कुछ और ज्यादा मूव किया है, यही ना किया है। पर एक बात को थोड़ा सा ध्यान देना कि जो रेखा एक ही जगह पे स्थिर है ना, उसे इनिशियल लाइन कहा जाता है। इनिशियल लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक रेखा बोला जाता है। प्रारंभिक रेखा बोल सकते हैं इसको। ये इनिशियल है, प्रारंभिक रेखा, ये जो रहेगा वो यही रहेगा। और जो मूव कर ये जहां तक आकर रुक जाती है ना, यानी इससे हम लोग टर्मिनेटिंग लाइन भी कह सकते हैं। टर्मिनेटिंग लाइन यानी कि अंतिम रेखा बोल दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ये अंतिम रेखा हो गया। ये समझिएगा पहले क्यों, क्योंकि एक रेखा, प्रारंभिक रेखा तो यहाँ से है ही, और यहाँ से यहाँ पे आ गया, यानी कि ये यहाँ पर आकर रुक गया, तो ये अंतिम रेखा। और ये जो स्टार्टअप में था, प्रारंभ में था, यानी कि ये हो गया प्रारंभिक रेखा। अब मैं मूव की बात करता हूँ, ये किस वाइज में जा रहा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी किस तरह वाइज लेते हैं, टिक 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 करते करते वो इधर की ओर जाती है। यानी जब घड़ी की दिशा में जाए ना, जब घड़ी की दिशा में जाए तो हम उसको क्लॉकवाइज बोला जाता है। यानी क्या,
जब घड़ी की दिशा होगी ना तो उसे हम लोग क्लॉक वाइज बोलेंगे, और जब घड़ी का सुई का विपरीत दिशा होगी ना तब उसको एंटी क्लॉक वाइज बोलेंगे, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बोलूंगा मैं। तो बता ना क्या ये घड़ी की सुई की दिशा में है? तो नहीं है, यानी ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है, इसलिए हम इसको क्या बताना, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। तो ये जो है ना एंटी क्लॉक वाइज है, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा ना दोस्तों, तब एंगल का पोजीशन जो रहेगा ना वो पॉजिटिव रहेगा, यानी वो धनात्मक बनेगा। 0 डिग्री प्लस में, माइनस में नहीं, वो धनात्मक रहेगा। नहीं ऊपर एंटी क्लॉकवाइज में जाता है तो धनात्मक एंगल का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले ये बता रहे ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है ना तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंगल हो जाएगा, यानी कि वो प्लस में रहेगा। वो प्लस का मतलब क्या, वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा। जैसे मैंने एक और रेखा को रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये हो गया। क्या ये पहली रेखा है ना स्टार्टिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। और एक रेखा मूव करके वो किस वाइज में आया, तो एंटी क्लॉकवाइज में आया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आया। तो पता नहीं एंगल का फॉर्मेशन जो भी होगा यानी कि वो प्लस में होगा। हम इसको 60 डिग्री बोल सकते हैं, जितना भी एंगल का रहे। और जो ये रेखा यहाँ पे अंत आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग लाइन, यानी टर्मिनेटिंग लाइन, यानी एक रेखा टर्मिनेट कर रहा है वो रेखा। ये तो एक फिक्स है, इनिशियल है, वो एक पॉइंट फिक्स हो चुकी है, यानी ये रेखा टर्मिनेट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, और एंटी क्लॉक में प्लस कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जस्ट इसके अपोजिट की, अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब मैं आता हूं ये, अभी तक तो मैंने ये पॉजिटिव डायरेक्शन था यानी एंटी क्लॉकवाइज में था। अब एक घड़ी की सुई की दिशा में दोस्तों एक रेखा ले लिया जिसका नाम है इनिशियल, और एक रेखा जिसकी नाम है टर्मिनेटिंग लाइन। अब देखना दोस्तों, तो अब यहाँ पे एक तो रेखा फिक्स हो गई, ये अब क्या किस वाइज में मूव कर रही है वो, तो घड़ी के सुई की दिशा में, यानी कि सुई इसी दिशा में चलती है और इस दिशा में मूव कर रही है, यानी कि ये हो गया क्लॉक वाइज दोस्तों। अब आते हैं, जब भी क्लॉक वाइज में रहेगा ना तो जो भी एंगल का फॉर्मेशन होगा दोस्तों वो माइनस में होगा, यानी कि वो माइनस थीटा में आएगा, यानी कि -30 डिग्री का हो या -60 डिग्री का हो या जो भी हो, -90 भी हो सकता है, प्लस वैसे बढ़ते जा सकते हैं। यानी कि जब ये घड़ी की सुई के दिशा में रहेगा तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, नहीं सुई की विपरीत दिशा में रहेगा, तो जो भी दोस्तों एंगल का फॉर्मेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब विपरीत दिशा में रहेगा तो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो माइनस में होगा। दोस्तों आज की वीडियो मैंने एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने ये सीख लिया, और अगले वीडियो में इसके बारे में फिर और आगे डीपली पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।